नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज हम गुप्त कला के अंतर्गत मूर्ति कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्ति कला विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी। दोस्तों, गुप्त कालीन जो मूर्ति कला है मुख्यतः मथुरा शैली पर आधारित थी। दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्ति कला की प्रेरणा हिंदू, बौद्ध व जैन परंपराओं से प्राप्त हुई है। गुप्त काल में मूर्ति कला के जो विशिष्ट केंद्र थे वह मथुरा, पाटलिपुत्र व सारनाथ थे। गुप्त काल में मूर्ति कला के विशिष्ट केंद्र मथुरा, पाटलिपुत्र व सारनाथ थे। रूपवास भी मूर्ति कला का अच्छा केंद्र था। रूपवास भी गुप्त मूर्ति कला का एक अच्छा केंद्र था। सारनाथ को गुप्त कालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय भी कहा जाता है। जो सारनाथ है उसको गुप्त कालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्ति कला विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी। मूर्ति कला को जो प्रेरणा प्राप्त हुई वह हिंदू, जैन तथा बौद्ध परंपराओं से प्राप्त हुई। गुप्त काल में जो मूर्ति कला के जो विशिष्ट केंद्र थे, एक तो मथुरा था, एक पाटलिपुत्र था और एक सारनाथ था। रूपवास भी गुप्त मूर्ति कला का एक अच्छा केंद्र था। रूपवास भी एक गुप्त मूर्ति कला का अच्छा केंद्र था। सारनाथ को गुप्त कालीन मूर्ति निर्माण कला का यंत्रालय कहा जाता है। अब दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्ति कला की क्या क्या विशेषताएं थी? तो गुप्त कालीन मूर्ति कला में आध्यात्मिक सौंदर्य, भद्रता व शालीनता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गुप्त कालीन कलाकारों ने कुषाण कालीन नग्न कामुकता तथा दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य, भद्रता तथा शालीनता का अद्भुत समन्वय स्थापित किया। अर्थात गुप्त कालीन कला में नग्नता का अभाव है तथा गुप्त कालीन जो कला है वह संयत व नैतिक है। गुप्त कालीन कला कैसी है? संयत व नैतिक है। इसमें जो कुषाण कालीन नग्नता है उसका अभाव पाया जाता है। उसके स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य, भद्रता व शालीनता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? गुप्त कालीन कला में। दोस्तों, गुप्त कालीन कला में भारतीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अर्थात विदेशी प्रभाव से मुक्त है। गुप्त कालीन जो कला है वह भारतीयकरण है, उसमें भारतीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है तथा वह विदेशी प्रभाव से मुक्त है। दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्ति कला की तीसरी विशेषता क्या है? दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। दोस्तों, गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। गुप्त कालीन मूर्तियों में शांति व करुणा का भाव दिखाई देता है। चौथी विशेषता क्या है? गुप्त कालीन मूर्ति कला में
बनावटीपन का अभाव है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में किसका अभाव है? बनावटीपन का अभाव है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में बनावटीपन का अभाव है। अगली विशेषता क्या है? गुप्तकालीन मूर्तियों में अलंकृत प्रभा मंडल दिखाई देता है। गुप्तकालीन मूर्तियों में कैसा प्रभा मंडल है? अलंकृत प्रभा मंडल दिखाई देता है। गुप्तकालीन मूर्तियों में अलंकृत प्रभा मंडल दिखाई देता है, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादे हैं। गुप्तकालीन जो मूर्ति है उनमें प्रभा मंडल कैसा? अलंकृत, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादे हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला में पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में पारदर्शी वस्त्रों का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है। गुप्तकालीन मूर्ति कला में पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग किया गया है। दोस्तों, तो गुप्तकालीन जो विशेषता है तो दोस्तों, गुप्तकालीन मूर्ति कला की निम्न विशेषताएं हमने देखी। नंबर 1, गुप्तकालीन मूर्ति कला में आध्यात्मिक सौंदर्य, भद्रता तथा शालीनता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। दूसरी विशेषता क्या देखी? इसमें भारतीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, अर्थात यह विदेशी प्रभाव से मुक्त है। तीसरी विशेषता क्या बताई हमने? गुप्तकालीन मूर्तियों में शांति व करुणा के भाव दिखाई देते हैं। अगली विशेषता क्या बताई? गुप्तकालीन मूर्ति कला में बनावटीपन का अभाव है। अगली विशेषता क्या थी? गुप्तकालीन मूर्तियों में अलंकृत प्रभा मंडल दिखाई देता है, जबकि कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रभा मंडल सादे हैं। गुप्तकालीन मूर्ति कला में पारदर्शी वस्त्रों का उपयोग हुआ है। गुप्तकालीन कला में पारदर्शी वस्त्रों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, हम गुप्त मूर्ति कला में सर्वप्रथम बौद्ध मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गुप्त काल तथा संपूर्ण भारतीय इतिहास में सर्वोत्तम मूर्ति सारनाथ से पाई गई है। दोस्तों, गुप्त काल में तथा संपूर्ण भारतीय इतिहास में जो सर्वोत्तम मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वह सारनाथ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों, बौद्ध मूर्ति शास्त्र में सारनाथ बौद्धों का प्रधान तीर्थ माना जाता है। बौद्ध मूर्ति शास्त्र में सारनाथ बौद्धों का प्रधान तीर्थ माना जाता है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां यहीं से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक जो बौद्ध मूर्तियां सारनाथ से प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में 5 मूर्तियां अधिकांशतः मिलती हैं। नंबर 1 ध्यान मुद्रा में, दूसरी भूमि स्पर्श, तीसरी अभय, चौथा वरद और 5वीं धार्मिक मुद्रा में। तो गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में 5 मूर्तियां अधिकांशतः मिलती है। 5 मुद्राओं में मूर्तियां मिलती है, मुख्यतः ध्यान, भूमि स्पर्श, अभय, वरद व धार्मिक। दोस्तों, इनका निर्माण अधिकांशतः चुनार के बालूदार पत्थर से किया गया है। इन मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है वह किससे किया गया है? चुनार के
बालूदार पत्थर से किया गया है। गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उनका निर्माण चुनार के बालूदार पत्थर से किया गया है। सारनाथ की पद्मासन और धर्म चक्र मुद्रा की बुद्ध मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, सारनाथ की पद्मासन, सारनाथ की पद्मासन व धर्म चक्र मुद्रा में जो बुद्ध मूर्ति है वह गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो सारनाथ की पद्मासन व धर्म चक्र मुद्रा की बुद्ध मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, गुप्तकालीन मूर्ति कला गांधार शैली से पूर्णतः अप्रभावित है। दोस्तों, गुप्तकालीन मूर्ति कला किससे अप्रभावित है? गांधार शैली से अप्रभावित है। गुप्तकालीन मूर्ति कला गांधार शैली से अप्रभावित है। दोस्तों, गुप्तकालीन मूर्ति कला गांधार शैली से पूर्णतः अप्रभावित है। गुप्तकालीन मूर्ति कला किससे अप्रभावित है? गांधार शैली से अप्रभावित है। दोस्तों, गुप्तकालीन कला में भारतीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि गांधार शैली में विदेशी प्रभाव है, इसलिए यह शैली गांधार शैली से अप्रभावित है। दोस्तों, गुप्तकालीन मथुरा केंद्र की दो विशिष्ट प्रतिमाएं उल्लेखित हैं। दोस्तों, गुप्तकालीन मथुरा केंद्र की दो विशिष्ट प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? गुप्तकालीन मथुरा केंद्र की दो प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, जमालपुर टीले से प्राप्त। नंबर 1, जमालपुर टीले से प्राप्त मथुरा केंद्र की दो प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। गुप्तकालीन नंबर 1, जमालपुर टीले से प्राप्त। दूसरा, मन कुमार इलाहाबाद से प्राप्त। मन कुंवर इलाहाबाद से प्राप्त। मन कुंवर इलाहाबाद से प्राप्त। दोस्तों, मैंने अभी बताया था गुप्तकालीन कला में भारतीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि मन कुंवर से प्राप्त जो प्रतिमा है यह इसका अपवाद है, क्योंकि गुप्तकालीन मूर्ति कला प्राय विदेशी प्रभाव से मुक्त है, किंतु मन कुंवर से प्राप्त गुप्तकालीन प्रतिमा पर कुषाण कला का प्रभाव दिखाई देता है, अर्थात विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, और यह पाषाण निर्मित है। यह पाषाण निर्मित है। दोस्तों, मन कुंवर से प्राप्त प्रतिमा पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है, कुषाण कालीन प्रभाव दिखाई देता है, तथा यह पाषाण निर्मित है। तथा यह पाषाण निर्मित है। दोस्तों, सुल्तानगंज भागलपुर बिहार से बुद्ध की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज भागलपुर
पूर्व बिहार से बुद्ध की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है। बुद्ध की ताम्र प्रतिमा प्राप्त हुई है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की है। जो किसके समय की है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की है और जो अभय मुद्रा में है। जो अभय मुद्रा में है। जो अभय मुद्रा में है तथा 7.5 फीट ऊंची है। तथा 7.5 फीट ऊंची है। तथा 7.5 फीट ऊंची है। दोस्तों, कांगड़ा पंजाब से बुद्ध की धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांगड़ा पंजाब से धर्म चक्र मुद्रा में, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांगड़ा पंजाब से धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की पीतल की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। दोस्तों, अब गुप्त मूर्ति कला में जैन मूर्तियों के बारे में देखेंगे। गुप्त कालीन मूर्ति कला में जैन मूर्तियों के बारे में देखेंगे। दोस्तों, विदिशा से प्राप्त रामगुप्त कालीन 3 तीर्थंकर प्रतिमाएं मिली हैं। दोस्तों, विदिशा देशनगर में, विदिशा देशनगर में 3 जैन प्रतिमाएं मिली हैं तीर्थंकरों की। 3 तीर्थंकरों की जैन प्रतिमाएं मिली हैं जो रामगुप्त कालीन है। जो रामगुप्त कालीन है। नंबर 1, 2 प्रतिमाएं चंद्र प्रभु, 2 प्रतिमाएं चंद्र प्रभु और 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमाएं चंद्र प्रभु तथा 1 प्रतिमा पुष्यदंत की है। पुष्यदंत की है। दोस्तों, चंद्र प्रभु जैनों के 8वें तीर्थंकर थे। चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर थे, जबकि पुष्यदंत 9वें तीर्थंकर थे। जबकि पुष्यदंत 9वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, मथुरा के कंकाली टीला से, कहां से? मथुरा के कंकाली टीला से वर्धमान महावीर की पद्मासन व ध्यान मुद्रा में प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कुमार गुप्त कालीन है। किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? वर्धमान महावीर स्वामी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो किस मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा
व पद्मासन में है ध्यान मुद्रा, व पद्मासन में है, जो कुमार गुप्त कालीन है, जो कुमार गुप्त कालीन है, जो कुमार गुप्त कालीन है। दोस्तों, चौसा विहार से धातु प्रतिमाओं का एक संग्रह मिला है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की कांस्य मूर्ति उल्लेखनीय है। दोस्तों, चौसा विहार से क्या मिला है? मूर्तियों का संग्रह मिला है, धातु प्रतिमाओं का संग्रह मिला है, जो गुप्त कालीन है और जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा उल्लेखनीय है। उदयगिरी गुहा समूह से एक गुहा द्वार पर कुमार गुप्त के समय की पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। उदयगिरी गुहा समूह में क्या प्राप्त हुई है? पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कुमार गुप्त प्रथम के समय की है, जो कुमार गुप्त प्रथम के समय की है। दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उदयगिरी गुहा समूह से एक गुहा द्वार पर कुमार गुप्त प्रथम के समय तीर्थंकर पार्श्वनाथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है।